एजेंडा पाकिस्तान के साथ नाजरीन आमिर से हाजिर है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर एक बार फिर ये बहस गर्म है कि आया फौजी अदालतों को तोसी मिलनी चाहिए या नहीं, और बाज़ हल्के कौमी अहमियत के इस नाजुक मामले को मुतनाज़ा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ ये अंदिया दिया है कि फ़ौजी अदालतों को मज़ीद तोसी मिलनी चाहिए, लेकिन अपने इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए इसे ज़रूरत होगी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के ताउन की, ताकि वो 2/3 अक्सरियत से फ़ौजी अदालतों के कानून को मज़ीद तोसी दे सके। गवर्नमेंट का स्टैंड ज़रूर ये है, डिस्कशन ये ज़रूर है कि हालात ऐसे हैं कि जहां हमें कुछ ना कुछ मिलिट्री कोर्ट्स की एक्सटेंशन करनी ज़रूरी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फ़ौजी अदालतों के क़याम और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में उनकी फ़ादियत का सेहरा अपने सर ले रही है, और इसके सरबराह शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि इनकी तोसी के मामले पर गौर हो सकता है कि ये PMLN की गवर्नमेंट थी, मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, जिसने फ़ौजी अदालतों के क़याम के लिए एक ये इनिशिएटिव लिया, और उसका नतीजा ये है कि फ़ौजी अदालतों की वजह से जहाँ पर ज़रब पर रद्दुल फ़साद की वजह से जो दहशत गर्दी है उसके ऊपर बेपनाह उसका ख़ात्मा हुआ और बिल्कुल ना होने के बराबर है। उसी तरीके से जो मिलिट्री कोर्ट्स ने उस ज़माने में जो बनी, उसका एक खौफ पैदा हुआ, खौफ तारी हुआ, और उसके नतीजे में जो दहशत गर्दी में बहुत कमी आई। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा फौजी अदालतों के खिलाफ खुलकर इजहार ख्याल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कहना है कि उनकी जमात के लिए इस मामले पर ताउन करना मुश्किल होगा। अपोजिशन का मुख्तलिफ स्टैंड हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का CC ने अपना पॉलिसी फ्रेमवर्क तो तय किया है। अभी तक कोई हुकूमत की तरफ से किसी ने हमें अप्रोच नहीं किया, ना बिल जो है वो प्रेजेंट किया गया। मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बिल को सपोर्ट करना मुश्किल होगा। लेकिन जनाब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, जो सियासत के सर्दो गर्म को खूब समझते हैं और अमलियत पसंद भी हैं, उनका कहना है कि गो फौजी अदालतों की मियाद के इजाफे के मामले पर उनके चेयरमैन यानी कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो सबके सामने है। तहम अगर हुकूमत ने उनकी जमात से रब्ता किया तो बात हो सकेगी। सियासी जमातों के बयानात अपनी जगह, लेकिन इंसानी हकूक़ की बाज़ तंजीमें और मीडिया का एक हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के मारूजी हालात को समझे बगैर खम ठोक कर प्रोपेगेंडा के महाज पर फौजी अदालतों के खिलाफ सरगर्म अमल है। यकीनन ये बात दुरुस्त है कि आम हालात में किसी भी मुल्क में खुसूसी या फौजी अदालतों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इस हकीकत से कौन इनकार कर सकता है कि दहशत गर्दी के शिकार पाकिस्तान में एक अरसे से आम हालात नहीं हैं। यही वजह है कि पेशावर आर्मी स्कूल के सानहे के बाद बहालत मजबूरी फौजी अदालतों का क़याम जो है वो अमल में लाया गया, और इन अदालतों के क़याम की ठोस वजूहात थीं। सबसे बड़ा सबब यह था कि आम अदालती निज़ाम दहशत गर्दों को सज़ा देने से कासिर था। दहशत गर्द जहाँ एक तरफ इंतहाई सुस्त अदालती निज़ाम का फ़ायदा उठाकर मुकदमों को तवालत देते हैं, तो दूसरी तरफ इंसाफ के अमल को गैर कानूनी तरीक़ों से मुतासिर करने की कोशिश करते हैं। इसमें रिश्वत से लेकर वकला, तफ्तीशी अफसरान, गवाहों और हत्ता के मोअज़्ज़िज़ जज हज़रात और उनके ख़ानदान वालों को जान से मारने की धमकियाँ दी जाती। ज़ाहिर है कि ऐसे हालात में दहशत गर्द और मुजरिम जिन्होंने इंसानों के सर काट कर हमने देखा कि फ़ुटबॉल तक खेली हो, उनकी तरफ से मिलने वाली धमकियों को आसानी से कोई भी जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकता। शरफुद्दीन मेमन साहब, साबिक सरबराह CPLC, जो कई बरस कराची जैसे जराइमज़दा शहर में दहशत गर्दों और बड़े मुजरिमों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में पेश रहे, उनसे जब फ़ौजी अदालतों की ज़रूरत के मुतालिक पूछा गया तो उनका कहना था तो मेजर इशू यही है कि ये जितने बड़े दहशत गर्द और टेररिस्ट हों या हीनियस क्राइम में जो इन्वॉल्व हैं, इनको सज़ाएं नहीं मिलती प्रॉपर तरीके से, और वो यही होता है कि फिर उसमें जब वो जेलों में जाते हैं फिर वहाँ उनको सज़ाएं नहीं मिलती हैं, और उसी वजह से वो फिर वो छूट जाते हैं। और बहुत सारे विटनेसेस इस तरह जो हैं वो सामने आते हुए डरते हैं। हमने बहुत सारे इस तरह वाक़यात देखे हैं जिसमें विटनेसेस जो हैं वो अगर सामने आए हैं तो उनको टारगेट किया गया है, उनको मार दिया गया है, और इसमें विटनेस जो हैं वो इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं, ख़ास तौर पे पुलिस के हवाले से मैं बात करूंगा, उनको भी टारगेट किया गया है। वली बाबर केस के अंदर एक वो उसका पुराना केस है जिसमें यही हुआ था कि जितने इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको एक एक करके मारा गया था। इसी तरह बहुत सारे पुराने वाक़यात हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो उनके भी अगर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे विटनेसेस थे जिनको टारगेट करके मारा गया था। आपका जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है
उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। उसमें ये सबसे बड़ा जो विटनेस प्रोटेक्शन प्लान है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिंध गवर्नमेंट ने 2013 में ये एक लीड ली थी और उसमें जो है वो उन्होंने कानून की शक्ल में उसको लेकर आए, मगर बात ये हुई कि जब कानून की शक्ल में आ भी गया मगर वो ग्राउंड रियलिटी ये है कि उसको इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हुई। फेडरल लेवल पर इसको लेकर आना चाहिए और फिर जितने सारे प्रोविंसेस हैं उसको अडॉप्ट करें और उसमें एक ही मतलब यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। देखिए, आप अगर मिलिट्री कोर्ट्स की बात करेंगे कि उनकी ज़रूरत है तो मैं समझता हूँ बिल्कुल उनकी ज़रूरत अभी जो आजकल के हालात हैं उसमें तो ज़रूरत है बिल्कुल। ज़ाहिर है ये जितने दहशतगर्द और ये पकड़े जा रहे हैं और टेररिस्ट हैं या सीरियस क्राइम में जो पकड़े जाते हैं तो उनको सज़ाएँ तो ज़ाहिर है उनको मिलनी चाहिए। और वो जो हमने सारी बात की कि जनाब लोग जो है सामने आते हुए जो है वो घबराते हैं एज ए विटनेस, उसमें जजेस का भी हमने नाम लिया कि जजेस भी घबराते हैं। ज़ाहिर है उसके लिए तो फिर आपको कोई ना कोई तो लॉ लाना पड़ेगा। तो मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उसको एक सोल्यूशन, एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन तो हो सकता है, मगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बात करेंगे तो फिर आपको वही कानून साजी प्रॉपर तरीके से करनी होगी। जो आपके जो प्रोसिक्यूटर्स हैं या आपके जजेस हैं मिलिट्री कोर्ट्स के, उनको कोई डर नहीं होता और वो डर खौफ नहीं होता और वो जजमेंट देते हैं। तो जनाब गवाह जो हैं वो दहशत गर्दों के खिलाफ गवाही देने से डरते हैं, तफ्तीशकार और इस्तखाज़ा के वकील और जज उनके दबाव में रहते हैं। ये भी हकीकत है कि बड़े से बड़ा दहशतगर्द बासानी जेल में बैठकर बाहर अपने साथियों की डोरियां हिलाता है और कुछ अरसे बाद या तो ज़मानत पर रिहा होकर या फिर बरी होकर दोबारा अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हो जाता। और ये खेल हम देखते हैं कि बार बार जो है उसको दोहराया जाता रहा और मुख्तलिफ चेहरों के साथ दोहराया जाता रहा। मारूफ कानूनदान राजा आमिर अब्बास भी कुछ ऐसे ही समझते हैं और जायज़ तौर पर ये सवाल उठाते हैं कि जनाब पार्लियामेंट को 4 बरस मिले लेकिन उसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की कमज़ोरियों को दूर क्यों नहीं किया। हमारे मुल्क में जो विटनेस प्रोटेक्शन के जो कवानीन है वो बहुत कमज़ोर हैं। हमारे मुल्क में इवन इन्वेस्टिगेटर्स और इनकी भी प्रोटेक्शन नहीं है। अब ऐसी सूरत हाल में क्या होता है कि अदालत में जब केस आता है तो जब एविडेंस ऑल दो के इन्वेस्टिगेशन में आ भी गया हो लेकिन वो अदालत तक या तो नहीं पहुंच पाता, अगर पहुंच भी जाता है वो एविडेंस, वो गवाह, तो उसको इतना डरा दिया जाता है कि वो अपने गवाह से ही मुनहरफ हो जाता है और उसके अलावा जजेस पे इतना प्रेशर होता है। तो ये चीज़ें जब सामने आई तो 2 साल के लिए इन्होंने कहा कि हम ये लेके आते हैं इसको मिलिट्री कोर्ट्स की अदालतों को, और 2 साल में उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट वो कानून साजी कर ले कि ये जो तमाम कमज़ोरियां हैं, ये तमाम जो झोल हैं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, ये तमाम जो विटनेस प्रोटेक्शन की चीज़ें नहीं हैं, प्रोसिक्यूटर्स को प्रोटेक्ट नहीं होता, इसको आप इस्टेब्लिश कीजिए, इसको केटर फॉर कीजिए ताकि हमारा सिस्टम इतना मजबूत हो जाए। ऑर्डिनरी जो जुडिशल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है अगर वो मजबूत हो जाता तो फिर, लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ कि हमारे पार्लियामेंट ने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, हमें कोई कानून साजी नज़र नहीं आई। फौजी अदालतों में केस जाता है तो आर्मी की जैक ब्रांच से भी होते हैं, वहाँ पे केसेस गवर्नमेंट भिजवाती है कि जी ये केसेस हैं, उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि जनाब इस किस्म के जो हीनियस ऑफेंसेस हैं, अगर आप पकड़ते हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के जो उसमें लोगों को पकड़ा, आप देखते हैं कि जी आशूरा के अगर जुलूस में कुछ लोगों ने बम फाड़ दिए और वो पकड़े जाते हैं, अगर आप देखते हैं कि किसी आर्मी की चेक पोस्ट पे कोई लोग आते हैं और आपके जो फौज के बंदे हैं या आपके जो सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग हैं उन्हें कत्ल कर दिया जाता है और फिर वो गिरफ्तार होते हैं। आपके इल्म में है कि आपके जो पॉलिटिशियंस हैं या पुराने सदर थे या इस किस्म के, उनके ऊपर हमले होते हैं, तो इन लोगों के केसेस जो उनसे हैं ये चले जाते हैं वहाँ पे, वहाँ भी इनको पूरा मौका मिलता है। वहाँ पे जजेस होते हैं 2-3, उनका एक पूरा एक पैटर्न होता है, वहाँ पे एविडेंस आता है, वहाँ पे इन्हीं कवानीन की सिर्फ वजह चीज़ जो होती है वो ये है कि उधर जो विटनेस जाएगा उसको प्रोटेक्शन होगी कि क्योंकि वो पब्लिक में नहीं हो रहा। आपने अपने मुल्क से अगर इसको जड़ से उखाड़ के फेंकना है तो फिर जब तक ये मैसेज इन दहशतगर्दों को नहीं जाएगा कि अगर हम पकड़े गए तो फिर हमारा जो अल्टीमेट है वो गैलोज ही है, हमें फांसी ही मिलेगी। पहले इनको ये होता था कि जी ठीक है हम पकड़े जाएंगे, इस अदालती निज़ाम में हम जो भी कर सकते हैं कर लेंगे और हम छूट के बाहर आ जाएंगे। मेरे नज़दीक मिलिट्री कोर्ट्स की फ़िलहाल बहुत ज़रूरत है। और ये वाकई बड़ा सवाल है कि अदालती निज़ाम में इस्लाहात क्यों ना हुई, और अगर इन अदालतों को तोसी ना मिली तो इस खला को कौन पुर करेगा और कैसे करेगा। पाकिस्तान के एक और सफ़े अव्वल के कानूनदा आरिफ चौधरी साहब भी फ़ौजी या खुसूसी अदालतों को आज के हालात में ज़रूरी समझते हैं।
पूरी दुनिया में प्रोसिक्यूशन की सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है अपने गवाह को महफूज करना, चूँकि गवाह ही एक वो अहम हिस्सा है प्रोसिक्यूशन का जिसके ज़रिए वो इल्ज़ामात को साबित कर सकती है मुल्ज़म के ख़िलाफ़। बुनियादी कॉन्सेप्ट यही है कि गवाह जो है उसको आप इतना महफूज कर दें कि वो कम अज़ कम अदालत में जाने तक उसे कोई हाथ ना लगा सके या उसकी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। मैं समझता हूं कि ये इंतहाई अहम कानून है। अगर ये पास हो गया और इस तो यकीनन ये बहुत बड़ी फतह होगी। गवाह जो है वो अदालत में पहुंचने से पहले भी खौफज़दा कर दिए जाते हैं और बाज़ औक़ात अदालतों में पहुँच कर भी उनके ऊपर जो बैरूनी प्रेशर होता है और जिस तरह उसे घेरा तंग किया होता है मुल्ज़िमों ने, उसकी वजह से वो खौफज़दा होकर अपना बयान जो है वो इंडिपेंडेंटली आज़ादी से नहीं दे सकते। अभी आप इस्लामाबाद की अदालतों को देखें तो वो अदालतें बुनियादी तौर पर उन जगहों पे है जिस तरह कोई आपने दुकानें, किराए की दुकानें हों, वो किराए की दुकानों में यानी उसकी अदालतें बनी हुई। गैर महफूज उसमें जजेस हैं, गैर महफूज वकला हैं, गैर महफूज उसमें गवाह हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि बुनियादी वजह जो है वो ये है कि आप उसको रीइंफोर्स नहीं कर रहे। आप यानी कोर्ट्स को जितनी ज़रूरत है उनकी ज़रूरतों यानी के मुताबिक ना उन्हें वो फाइनेंसेस मुहैया किए जा रहे हैं, ना उतने जजेस लगाए जा रहे हैं, ना उतनी उन्हें वो जगह प्रोवाइड की जा रही है। यही जगह अगर प्रॉपर कोर्ट्स की हो और उनके लिए ये सारे तहफ़्फ़ुज़ हो तो मैं समझता हूँ कि आम कोर्ट्स जो है वो भी डिलीवर कर सकती है। हमारे यहाँ हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेसिकली इस वक्त तक क्रिपल हो चुका है, तो इसीलिए आप फिर इस तरह के गैर मामूली कवानीन आपको बनाना पड़ते हैं। और बल्कि ये जिस तरह की ये बात ये ख़ुसूसी अदालतों की और फ़ौजी अदालतों की यहाँ हो रही है, वो तो अमेरिका में भी दहशत गर्दों के लिए उन्हें बिल आखिर ख़ुसूसी कवानीन और ख़ुसूसी अदालतें ही बनाना पड़ी है। ये तो अब दुनिया भर में जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट था और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का, वो काफ़ी हद तक चेंज हुआ है इस बदलती हुई सूरत हाल की वजह से। अपने क़याम से लेकर अब तक फ़ौजी अदालतों में 717 मुकदमात भिजवाए गए। इनमें से 646 मुकदमात का फ़ैसला हुआ। अब तक इन अदालतों से 345 अफराद को सज़ाए मौत हुई, जबकि 296 को मुख्तलिफ मियाद की कैद की सज़ा सुनाई गई। सज़ाए मौत पाने वालों में से जो अब तक जिन अफराद की सज़ा पर अमल दरामद हुआ उनकी तादाद 56 है और 5 मुल्ज़िमान को बाइज़्ज़त बरी किया जा चुका है। इंसानी हकूक़ के नाम पर जिन अनासिर ने फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ महाज खोला हुआ है, या तो वो पाकिस्तान के मारूज़ी हालात को बिल्कुल नहीं समझते या फिर वो जानबूझकर इन अदालतों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों सूरतों में इंसानी हकूक़ से ज़्यादा ये अनासिर दहशत गर्दों के हकूक़ की तर्जुमानी करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ लेते हैं नाज़रीन वक्फ़ा। हमारे साथ वक्फे के बाद होंगे जनरल रिटायर्ड आसिफ यासीन मलिक साहब, जिन्होंने फाटो और खैबर पख्तूनख्वा में जो है 11वीं कोर को उन्होंने कमांड किया, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पेश रही है। इनसे बात होगी इस लड़ाई में क्या चैलेंजेस हैं और दहशतगर्दों को साथ देने में क्या मुश्किलात होती हैं, जानेंगे वक्फे के बाद। एजेंडा पाकिस्तान में नाजरीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद। और आज बात हो रही है फ़ौजी अदालतों पर कि इन्हें तोसी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इनकी फ़ादियत क्या है, किस तरह से उन्होंने डेटरेंस का किरदार अदा किया है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई में, और कि वाकई इसके ऊपर कौमी इत्तेफाक़ राय की हमें कितनी ज़रूरत है। इस पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनाब आसिफ यासीन मलिक साहब। किसी तारुफ की इनको ज़रूरत नहीं, मारूफ दिफाई तजियाकार हैं और सन 2010 और 11 में इन्होंने 11वीं कोर को कमांड किया खैबर पख्तूनख्वा में और फाटा के इलाके में। और उस दौर में अगर आप याद करें तो बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेशन हो रहे थे दहशतगर्दी के खिलाफ। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ दे रहे हैं। आप किस नज़र से देखते हैं जो फ़ौजी अदालतों पर फिर एक दोबारा बहस छिड़ी है कि इन्हें तोसी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि मार्च में जो है इनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है। तो एक हल्के का ख्याल है कि जनाब दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में इन्होंने बड़ा मौसर किरदार अदा किया, लेकिन साथ साथ हम देखते हैं जो बाद सियासी जमातें हैं और कुछ राइट्स ग्रुप हैं उनको इस पर एतराज़ात हैं। आप कैसे देखते हैं इस बहस को? जी देखिए, इसको सियासी सब्जेक्ट नहीं देखना चाहिए।
मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसका पस मंज़र ज़रूर देखना चाहिए कि फ़ौजी अदालतों की ज़रूरत क्यों पड़ी। उस वक्त जो मेरे अंदाज उसके मुताबिक हमारा जो जुडिशल सिस्टम है या इंसाफ का निज़ाम है उसकी कमज़ोरी थी एक बहुत बड़ी, जिसको पुर करने के लिए ज़रूरी हुआ कि एक शॉर्ट टर्म मैयर लिया जाए और फ़ौजी अदालतें बनानी पड़ी। अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो ये मेरे ख्याल में हमारा जो जुडिशल सिस्टम है ये उसकी नाकामी थी कि हमें शॉर्ट टर्म मैयर्स लेने पड़े और समहाउ मिन हैसुल कौम हम बजाय चीज़ें ठीक करने के शॉर्ट टर्म मैयर्स ले लेते हैं। एक पुलिस नहीं काम करती उसके ऊपर एक और एलीट फोर्स बना देते हैं, वो एलीट फोर्स नहीं बनती तो फिर एक एंटी टेररिस्ट फोर्स बन जाती है, उसके ऊपर फिर डॉल्फिन फोर्स बन जाती है और क्या क्या बन जाता है। तो हम जो ओरिजिनल चीज़ होती है उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते। अब इसके अंदर जो ज़रूरी चीज़ थी जो आज तक मिसिंग है वो है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन के अंदर हमारी कमज़ोरी रही है पार्लियामेंट की कि उसने ज़रूरी जो लेजिस्लेशन थी वो नहीं की और उसका नतीजा ये हुआ कि ये दहशत गर्दों की जो उनको एक हौसला हो गया कि हमें सज़ा नहीं मिल सकती। तो उस चीज़ को रोकने के लिए उस वक्त बहुत ज़रूरी समझा गया कि फ़ौजी अदालतें कायम की जाएं और वो जिसको कहते हैं कि क्विक जस्टिस प्रोवाइड करें और उसके इफ़ेक्ट्स लोगों को नज़र आएँ और जो लोग क्रिमिनल एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं वो अपने अंजाम को पहुँचें। अच्छा आसिफ साहब, ये फरमाइएगा कि जब आप एक बड़े नाजुक दौर में कमांड कर रहे थे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस की, और उस ज़माने में मेरे ख्याल में जितनी एजेंसी थी सब में हो रहा था, केपी में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात भी उस ज़माने में रूनुमा हो रहे थे और उसमें कामयाबी भी मिली, तो बैसियत एज ए कमांडर आप क्या समझते थे जब आप गिरफ़्तार करते थे लोगों को, तो क्या एक प्रैक्टिकल मुश्किलात होती थी उस दौर में इन मुजरिमों को सज़ा दिलवाने में? जी देखिए, वो पूरा जो लीगल सिस्टम था उसमें एक बहुत बड़ा वॉइड था। उनको गिरफ़्तार करना, गिरफ़्तार करके उनको लीगली रखना, उसके लिए फिर एक टेम्परेरी अरेंजमेंट किया गया जिसमें उनको इंटर्नमेंट सेंटर्स में रखा गया और उसके बाद फिर उनके ऊपर केस बनाए गए। अब केस जो बने थे उसमें प्रोसिक्यूशन नहायत ही कमज़ोर थी, गवाहों को डरा दिया जाता था, जज हजरात खुद डरते थे, जो छोटी या लोअर कोर्ट्स के जजेस थे वो खुद डरा करते थे और जनरली वो अवॉइड करते थे केस लेने से। मुझे याद है कि शुरू में हमने चंद एक केसेस भेजे जो लोअर कोर्ट्स में बड़े सादा से केस थे, तो वो जज साहिबा ने 10 मिनट हेयरिंग की और उस प्रिजनर से पूछा आपको खाना ठीक मिलता है, आपके हालात ठीक चल रहे हैं, आपको आराम से? उन्होंने कहा हाँ जी। उन्होंने एडजॉर्न कर दिया केस और फिर वो जज साहब छुट्टी चले गए। तो उसमें पूरा सिस्टम जो था वो होस्टेज हुआ था, उनकी फैमिलीज़ को थ्रेट था, गवाहों को थ्रेट था। हमारा विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है और अगर है तो उसमें लोगों को ट्रस्ट नहीं है। अच्छा, उसमें कुछ आप अगर याद करें कि जो कोई बड़े दहशतगर्द जो पकड़े गए किस तरह से उन्होंने असरअंदाज होने की कोशिश की है, तो ज़ाहिर है कि प्रोग्राम के पहले से में भी जो हमारी बात हो रही थी वकला हजरात से और दीगर एक्सपर्ट्स से, उनका यही कहना था कि वो धमकियां देते हैं और जनाब उन लोगों से आप क्या मतलब है, लोग संजीदगी से लेंगे उन लोगों की धमकियों को, क्योंकि उन्होंने लोगों के हमारे फौजी जवानों के सर काट के बाकायदा उनके साथ जो ज़्यादती की, तो उन लोगों की धमकियों को तो आप संजीदगी से लेंगे ही। तो कोई आप ऐसे वाक़यात आपके जहन में है कि जिसमें इन्होंने इन्फ्लुएंस किया, कोई नामी गिरामी बड़े दहशतगर्द के इन्होंने इस चीज़ को इस तरह से इस्तेमाल किया, या जेलों में बैठ के अपने टेरर सेल चलाए या जो तफ्तीशकार थे उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की? जी देखिए, उसमें नाम लेना शायद मेरे लिए मुनासिब भी नहीं होगा और मुश्किल भी होगा, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन थी टीटीपी के नाम से जो पूरी फैली हुई थी। और अगेन आपने बड़ा अच्छा एक सवाल उठाया कि जेलों के बारे में। पाकिस्तान की जेलें जो हैं वो बजाते खुद अमाजगाह बन जाती हैं क्रिमिनल्स की और गैंग्स की, जो वहाँ से जो है ऑपरेट करते हैं और बाहर लोगों को धमकाते रहते हैं। तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल था। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये कोई अनहोनी बात नहीं हो रही थी, ये दुनिया में होता रहा है। ये सिसिलियन माफिया और न्यूयॉर्क के क्राइम्स ये बड़ी मशहूर हैं, लेकिन फिर भी एक सिस्टम बनाया गया था जिसके तहत वहाँ पर लोगों का ट्रायल हुआ और गवाहों ने गवाहियाँ दी और कन्विक्शंस हुई उसमें।
तो हमारा जो सिस्टम था वो तैयार ही नहीं था इस चीज़ को टैकल करने के लिए, और हम शॉर्ट टर्म मेजर्स के अंदर आ गए। वो हमारी मजबूरी हो गई और उसके बड़े पॉजिटिव नतायज आए हैं। जो बड़े बड़े केसेस में लोग इन्वॉल्व थे वो जो है उनको सज़ा मिली है और एक एग्ज़ाम्पल उनको बनाया गया है। लेकिन अभी भी इसकी ज़रूरत ज़रूर है कंटिन्यू करने की, लेकिन इसको परमानेंट सोल्यूशन के तौर पर नहीं देखना बिल्कुल चाहिए। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि आर्जी हल है। लेकिन अच्छा, एक जो लोग तनकीद करते हैं और मैं चाहूँगा कि उसका आप जवाब दें, उसकी बड़ी वजह ये होती है कि लोगों को बेखबर होते, पता नहीं होता कि जो फौजी अदालतें काम करती हैं तो कैसे काम करती हैं। तो उसमें ये इल्ज़ाम लगाया जाता है जो इंसानी हकूक़ की बात तंजीमें हैं कि जनाब शफाफ नहीं होता और मुल्ज़िमान को जो है सही तरह से सुना नहीं जाता। क्या इसका आपके जो ट्रायल होते हैं फौजी अदालतों में, क्या उसका प्रोसीजर होता है, अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें? जी देखिए, बुनियादी तौर पर मैं आपको एक बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि मेरे ख्याल में हमारी अदालतें जो हैं वो ज़्यादा इंसाफ करती हैं बनिस्बत सिविल कोर्ट्स के, क्योंकि वहाँ बड़ा ऑब्जेक्टिव और एक सीरियस माहौल होता है। केस को बड़ा तैयार किया जाता है, प्रोसिक्यूशन का काम बड़ी तैयारी से किया जाता है। जहाँ तक ह्यूमन राइट्स का ताल्लुक है, ये ठीक है, एक लोगों की परसेप्शन बनी हुई है, लेकिन आप ये भी याद रखिए कि जिन लोगों को इन टेररिस्ट ने मारा या उनके रिश्तेदारों को मारा, नुकसान किया मुल्क का, उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि उन लोगों के भी ह्यूमन राइट्स थे। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा ह्यूमन राइट जो है वो इंसाफ है। अगर मेरा कोई अजीज़, कोई क्लोज बंदा या कोई रिश्तेदार या कोई कुलीग नुकसान उठाता है, मारा जाता है, उसकी फैमिली मारी जाती है, तो उसके ह्यूमन राइट्स का कौन जिम्मेवार है? ये आप हैरान हो जाएंगे कि पूरा मुल्क, पूरी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इन टेररिस्ट के ह्यूमन राइट्स की तो फिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो 60,000 लोग मारे गए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके ह्यूमन राइट्स की क्यों नहीं बात करते? तो हमारी अदालतें जो है ना वो ह्यूमन राइट्स के हिसाब से मेरे ख्याल में तो बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, और उसका पूरा प्रोसीजर मौजूद है, एपेलेट अथॉरिटीज़ मौजूद है, अपील होती है, अपील के बाद हेयरिंग्स होती हैं और प्रॉपर लॉ को फॉलो किया जाता है। और वही जो मेरे ख्याल में केसेस जाते हैं फौजी अदालतों में कि जो इंटीरियर मिनिस्ट्री उनको क्लियर करती है, रेफ़र करती है, उसके बगैर नहीं जाते। और फिर उनके अंदर भी जो है आप देखें कि अभी तक 56 लोगों को सिर्फ सज़ाए मौत पे अमल दरामद हुआ है। उसकी बड़ी वजह यही है कि उन केसेस को भी वो अपील में चले जाते हैं और डिले होते हैं, यही वजह है उसकी। जी हाँ, बिल्कुल वही वजह है। लेकिन वो फिर मेरी जो ओरिजिनल थीसिस था कि हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है वो फॉल्टी है, तो वो तारीखें डलना शुरू हो जाती हैं और कई कई साल अपील में लोग रहते हैं, स्टे ऑर्डर्स कई कई साल चलते रहते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर जो लेजिस्लेशन है ये इसमें फ्लॉ है। अभी जो ज़रूरी चीज़ देखने की है कि ये जो आम आपका लॉ CRPC और ये सारी चीज़ें हैं, ये अमन के हालात के लिए बनाए गए थे, छोटे मोटे क्राइम्स के लिए, चोरों के लिए, दहशतगर्दों के लिए नहीं बनाए गए थे। कई एक लॉज तो हमारे पता नहीं 1800 कब के लॉज हैं। सो इसलिए बड़ी सख्त ज़रूरत है कि इसके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव किस्म की लेजिस्लेशन की जाए, जिसमें ज़ाहिर है ह्यूमन राइट्स का भी ख्याल रखा जाए और इंसाफ का जो उसका जो अमल दरामद है उसको यकीनी बनाया जाए। और इंसाफ में ज़रूरी ये है कि जो आदमी मुल्ज़िम है उसको सज़ा ज़रूर मिले। एक मुल्ज़िम अगर बच जाता है तो वो बहुत बड़ा एक नुकसान होता है। वो जो टेररिस्ट के नाम नहाद राइट्स हैं उसकी वजह से इंसानी हकूक़ जो हैं वो पामाल होते हैं। एक जो बहुत प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी मुल्ज़िमान को दिफा का मौका नहीं मिलता, क्या वाकई ऐसा फ़ौजी अदालतों में मौका मिलता है? जी नहीं, बिल्कुल मिलता है। उनके डिफेंडिंग ऑफिसर्स होते हैं जो पूरी तैयारी करते हैं केस के अंदर, उनको पूरा सबूत देने का मौका मिलता है। और ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है कि उनको मौका नहीं मिलता। बिल्कुल मेरे ख्याल में तो अगर जो आर्टिकल 10 है राइट टू डिफेंस, वो मैक्सिमम हमारे अदालतों में प्रैक्टिस होता है और नज़र आता है उसको जो है। अच्छा, मेरी किसी और एक अभी हाजिर सर्विस फौजी अफसर से बात हो रही थी कुछ दिन पहले, तो उनका ये कहना था और मेरे ख्याल में बड़ा एक वो था कि जो इन कैमरा होता है या जो सीक्रेसी रखी जाती है उसकी वजह ये होती है कि अगर आज ये किसी फ़र्ज़ करें कि फ़ौजी अफसर ने किसी को गिरफ़्तार किया
और कुछ अरसे के बाद ज़ाहिर है कि रिटायर हो जाते हैं, तो उसके बाद भी उनकी जानों को ख़तरा रहता है। उन प्रोसिक्यूटर्स को वो जो लोग तहकीक करते हैं, गिरफ़्तार करते हैं, तो इसकी वजह से भी जज हज़रात और इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम, क्योंकि हमारे यहाँ तो सिविल अदालतों में नहीं होता। जी, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर वही एग्जाम्पल दोबारा दूंगा कि न्यूयॉर्क में और सिसिली में दोनों जगह पर जब ट्रायल हुए थे तो वो जो जज होता था वो पर्दे के पीछे बैठा करता था और जजेस के नाम की बजाय नंबर हुआ करते थे जो कोडेड होते थे। तो अदालत फैसला बिल्कुल सही करती थी, लेकिन आम लोगों को नहीं पता होता था कि कौन जज था और कौन प्रोसिक्यूटर था और कौन गवाह था। लेकिन मुल्जिम जो होता था उसको सब कुछ पता होता था कि भाई ये जो उसके खिलाफ गवाहियाँ आ रही हैं वो सही है, और वो उसको द राइट टू रिफ्यूट उसके पास हमेशा होता था और अब भी होता है। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि हमने भी जो हमारे जज होते हैं, ऑफिसर्स वहाँ कोर्ट के अंदर, उनकी अपनी, उनकी फैमिलीज़ की, उनकी भी सिक्योरिटी बड़ी ज़रूरी होती है, वरना फिर सिविल कोर्ट और मिलिट्री कोर्ट में फ़र्क नहीं रहता, कोई फ़र्क नहीं रह जाता। अच्छा आसिफ साहब, ये बताइएगा कि हम बहुत टर्म सुनते हैं कि जी जेट ब्लैक दहशतगर्द, हार्डन टेररिस्ट, क्या मुराद होती है इससे? किन लोगों को आप उस ब्लैक लिस्ट में डालते हैं? उसमें क्या क्राइटेरिया होता है? देखिए, जब भी ये टेररिस्ट को गिरफ्तार किया जाता है, उनकी जो क्राइम की हीनियस नेचर होती है उसके हिसाब से उनको कैटेगराइज किया जाता है। मसलन कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ हेल्पर होते हैं, कहीं यहाँ किसी को मैसेज दे दिया, किसी को खाना प्रोवाइड कर दिया, जिसको आप फैसिलिटेटर मसलन कहते हैं। अब है वो भी टेररिस्ट क्योंकि वो टेररिज्म को फैसिलिटेट कर रहा है। लेकिन कुछ लोग फिर मसलन प्लानिंग में हिस्सा ले रहे हैं, और फिर एट द एंड ऑफ द डे एक आदमी है जिसने खुद बम बनाकर चलाया है, एक डिवाइस चलाई है जिससे 1 या 2 या 10 या 50 आदमी शहीद हो गए हैं। तो ये नेचर ऑफ क्राइम के मुताबिक, जो उसकी हीनियसनेस है उसके मुताबिक इनको कैटेगराइज किया जाता है। लाइट ग्रे, ग्रे और फिर ब्लैक, जेट ब्लैक जिसको कहते हैं। जेट ब्लैक में वो कैटेगरीज आ जाती हैं जो मैस मर्डर्स में इन्वॉल्व होते हैं, जिन्होंने प्लानिंग करके मसलन आपको 1 साल पहले कोयटा का याद होगा जब 230 आदमी शहीद हो गए थे। अब वो इतना बड़ा धमाका और इतनी बड़ी वो थी कि वो जो अगर टेररिस्ट है या पकड़ा जाता है तो वो जेट ब्लैक से भी आगे शायद कैटेगरी में आएगा। सो ये कैटेगराइजेशन होती है इसके अंदर। अच्छा, इसमें जो आप लोग कैटेगराइज करते हैं, मिलती है, ये जो कैटेगराइज आप फरमा रहे हैं किया जाते हैं, तो पहले से उसके मुतालिक तफ्तीश हो चुकी होती है, तहकीकात हो चुकी होती हैं, और जब तक ड्रैगनेट यानी कि जाल आप उस तक पहुंचाते हैं तो पता होता है कि ये आदमी जो है इन बड़े जराइम में या दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस है, उसमें कोई शक शुबा तो नहीं होता। और ज़ाहिर इसमें कोई वो भी नहीं कि किसी मासूम आदमी को, किसी बेगुनाह को पकड़ लेंगे। जी, हमारा जो इन्वेस्टिगेटिंग सिस्टम होता है वो जब तक कंप्लीट नहीं होता, ट्रायल शुरू नहीं करते हम लोग, तो उसमें कोशिश होती है कि तमाम लोग जो उसमें इन्वॉल्व हैं, जो फैसिलिटेटर्स हैं, जो प्लानर्स हैं, जो कंट्रोलर्स हैं, जो हैंडलर्स हैं, जिन्होंने मटेरियल प्रोवाइड किया, जिन्होंने असला बारूद प्रोवाइड किया, वो तमाम लोग जब तक नेट में नहीं आ जाते, आइडेंटिफाई नहीं हो जाते और गिरफ्तार नहीं हो जाते, तब तक हम ट्रायल शुरू नहीं करते। और उससे इंश्योर होता है, और इसी में जो है ना काउंटर एविडेंस भी मौजूद होता है कि एक आदमी हो सकता है गलती हो गई हो कि वो ना इन्वॉल्व हो, तो वो फिर एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस उसके जो है वो मदद करता है उसको बेगुनाह साबित करने में या उसको कम सज़ा देने में। अच्छा, ये बताइएगा कि इसमें जो न्यूट्रलिटी है इदारे की या वो लोग जो तहकीकात कर रहे हैं उसको किस तरह इंश्योर किया जाता है? क्योंकि ये बातों का तासुर होता है कि आप देखें कि जी विक्टिमाइज़ किया गया, गलत आदमी को पकड़ लिया, ये न्यूट्रलिटी उसको किस तरह से आप लोग यकीनी बनाते हैं कि गैर जानिबदार हो? जी देखें, ये जो है जहाँ तक मुमकिन होता है बनाई जाती है, क्योंकि हमारे ऑफिसर्स वगैरह नहायत ही प्रोफेशनल होते हैं और उनको इस चीज़ का एहसास दिलाया जाता है कि वो अपनी पर्सनल या इंस्टीट्यूशनल जो वो है इफेक्ट है उसको केस के ऊपर ना आने दें। अगर आप ये चीज़ देखें तो ये तो पुलिस में भी अगर आप देखें कि अगर एक पुलिस वाले को टेररिस्ट मार देते हैं या पुलिस मुकाबला जब हो रहा होता है उस वक्त एक डाकू की गोली से जब पुलिस वाला फौत हो जाता है या शहीद हो जाता है, तो वो ह्यूमन एलिमेंट तो वहाँ पर भी होगा, लेकिन उसको मिनिमाइज़ करने के तरीक़ाकार होते हैं
कि उसको देखा जाता है कि ये आदमी अपने गुस्सा नहीं निकाल रहा या अपने कोलीग्स का जो है नुकसान हुआ है उसको ये एग्जैजरेट नहीं कर रहा, तो उसी के लिए तो लीगल सिस्टम होता है। और कोर्ट हमारी एक बंदा नहीं होता, उसमें कई लोग होते हैं, प्रोसिक्यूशन वाले होते हैं, डिफेंस वाले होते हैं, तो वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं। अच्छा, ये हमारे 7000 के करीब जो हैं फ़ौजी जवान और अफसरान इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई में शहीद हुए, उन्होंने जाम शहादत नोश किया। और हमने देखा कि जैसे आप फरमा रहे हैं कि बाकायदा अगर दहशतगर्द पकड़े जाए, मुझे याद है कराची में भी दहशतगर्द पकड़े जाते थे तो बाकायदा वो जेलर के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश किया करते थे, पुलिस वाला जो उनकी निगरानी कर रहा होता तो उसको वो कोशिश करते थे कि ब्रेन वॉशिंग करें, आर्ग्यूमेंट करें। तो ये जब फ़ौजी तहवील में होते हैं तो इस तरह की कोशिशें रही हैं क्या दहशतगर्दों की कि वो इन्फ्लुएंस कर सकें, लोगों को मुतासिर कर सकें अपने बयानिए से? वो जाहिर है उनका अपना नैरेटिव होता है जो वो कोशिश करते हैं इन्फ्लुएंस करने में, लेकिन मेरे ख्याल में ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये सारे हर वक्त फ़ौज की कस्टडी में नहीं रहते। ये इंटर्नमेंट सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पर इनको रखा गया है और कई दफ़ा जॉइंट कस्टडी में भी होते हैं ये पुलिस और फ़ौज की। सो इसलिए वो पॉसिबिलिटी, ह्यूमन फैक्टर को तो आप रूल आउट तो कभी भी नहीं कर सकते। आखिरकार जो आला अदालतें या सिविल कोर्ट में भी जो जज बैठे होते हैं वो भी तो आखिरकार इंसान ही हो रहे होते हैं, तो इसलिए ये कोई एबनॉर्मल वो नहीं है, लेकिन उसका बहुत अदराक किया जाता है और ख्याल रखा जाता है कि ऐसा ना होने पाए। यकीनन जो फ़ौजी अदालतें हैं ये जो है ना कौमी मामला है और इसको हम देख रहे हैं कि मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है बाज़ छोटे से खलके की तरफ से। आप क्या समझते हैं कि इसके लिए कौमी इत्तेफाक राय अगर हो तो कैसे हो? और हम हर बार देखते हैं दो मसाइल पर हमेशा एक पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो जाती है कि जी कराची में रेंजर्स को एक्सटेंशन देने का मसला हमने देखा, कई मरतबा इसके ऊपर बहस हुई। इसी तरह अब ये फ़ौजी अदालतों के मसले के ऊपर कौमी इत्तेफाक राय आपकी क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे किया जाए और किस तरह की इस्लाहात ज़रूरी है हमारे सिस्टम में कि अगली मरतबा अगर इस बार मोहलत मिल जाती है तो उसका फ़ायदा उठाकर जो है वो इस्लाहात की जाए ताकि अगली मरतबा ज़रूरत ना पड़े? जी देखिए, इसमें जो ज़रूरी चीज़ है ना वो एक नेशनल डिबेट की ज़रूरत है कि क्यों हमें फ़ौजी अदालतों की ज़रूरत है या हमारे जो इंसाफ का निज़ाम है इसमें क्या कमज़ोरियाँ हैं। तो जब तक ये चीज़ें एक पब्लिक नॉलेज नहीं होगी, लोगों को एहसास नहीं होगा कि ये क्या हो रहा है, तब तक नहीं होता। और ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सियासी पार्टियाँ जो हैं वो पॉइंट स्कोरिंग कर लेती हैं, लेकिन जो है असल जो इशू होता है उसको अवॉइड करते हैं ये लोग। ये बड़ा ज़रूरी है। अब कराची में अगर रेंजर्स को एक्सटेंशन ना दी जाती, कई दफ़ा जो देनी पड़ी, तो कराची जो आज अमन का गहवारा माशाल्लाह बना हुआ है ये कभी भी ना होता। यहाँ इट वाज अ सिटी ऑफ डार्कनेस और आज माशाल्लाह वो पूरी रवां दवां एक शहर है जो पाकिस्तान की इकॉनमी को ड्राइवर कहलाता है। इसी तरीके से और भी जो मिलिट्री कोर्ट्स वगैरह काम कर रहे हैं, ये ज़रूरी है कि हम इस पहले तो एक जो प्रॉब्लम है उसका अदराक होना चाहिए लोगों को, और वो पब्लिक डिबेट से होता है। पब्लिक डिबेट में लॉयर्स हिस्सा लें, ह्यूमन राइट्स वाले हैं, जो लोग हैं जिनके लोग शहीद हुए हैं, जिनके लव्ड वंस शहीद हुए हैं, उनको लाएं, वो आके बताएंगे कि जी ये कितना नुकसान हुआ उनका, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी का भाई जो शहीद हो गए या पूरी ज़िंदगी के लिए अपाहज हो गए। उन लोगों की तो कोई सुनने वाला ही नहीं है यहाँ पर। दुरुस्त। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल आसिफ यासीन मलिक साहब, आपने प्रोग्राम में हमारा साथ दिया। नाज़रीन, यकीनन सियासी जमातों को और तमाम जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इस मामले को, इस हसास मामले को पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस मामले पर कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है और बहुत अच्छी बात की जनरल आसिफ यासीन साहब ने कि जो ज़रूरत इस बात की कि इन्फॉर्म डिबेट हो और उस पर बात, यानी कि अगर इस मरतबा अगर इन अदालतों को तौसीह मिल जाती है तो उसके बाद फिर ये देखना होगा कि जो जिस तरह गुज़िश्ता 4 बरस को ज़ाया किया गया, हमारी पार्लियामेंट उस बरस को ज़ाया ना करे बल्कि रिफॉर्म्स करे, इस्लाहात लेकर आए ताकि अगली मरतबा इन फ़ौजी अदालतों की ज़रूरत ना पड़े। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं वक्फ़ा। वक्फ़े के बाद हम जब बात करेंगे हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब शुएब सड़ल साहब, साबिक़ IG पुलिस,
आईबी के चीफ रह चुके हैं, किसी तारुफ की उनको ज़रूरत नहीं। हम लेंगे सिविलियन व्यू कि हमारी जो पुलिस फोर्स है उसको क्या मुश्किलात पेश आती हैं कि जब वो बड़े दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है, उनको गिरफ़्तार करती है और उनको इन अदालतों में जो कि इन्फ्लुएंस हो सकती है, जिन पे दबाव डाला जा सकता है, जिनके जजेस को, प्रोसिक्यूटर्स को, वकीला को, गवाहों को डराया धमकाया जा सकता है, उनके ऊपर क्या असर होता है, बात करेंगे वक्फे के बाद। एजेंडा पाकिस्तान में नाजरीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद। और आज जिस एजेंडे पर बात हो रही है वो ये कि फ़ौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी की क्यों ज़रूरत है आज के हालात में, और अगर ये तोसी हो जाती है तो उस दौरान में किस किस्म की इस्लाहात की ज़रूरत है कि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको इस काबिल बनाया जा सके कि जो बड़े दहशतगर्द हैं, बड़े मुजरिम हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके और इंसाफ के तकाजे पूरे हों। इस सेगमेंट में हमारा साथ देंगे जनाब शुएब सडल साहब। दहशतगर्दी का मामला हो, जराइम से लड़ने की बात हो, इनका नाम जो है किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आईजी सिंध रह चुके हैं, आईजी बलूचिस्तान रह चुके हैं, आईबी को हेड किया, उसके अलावा भी कई दीगर इन्होंने अहम हुकूमती ओहदों पर काम किया है। सडल साहब बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। सवाल ये है कि आजकल जो एक बहस चल रही है कि जी मिलिट्री कोर्ट्स को यानी कि फ़ौजी अदालतों को मज़ीद तोसी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, आपका क्या तजर्बा कहता है? क्योंकि आपने मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ मुल्क के इलाकों में आपने डील किया इन मामलात में कि किस तरह से मुश्किल होता है हमारे यहाँ बड़े जराइम पेशा अफराद को या दहशतगर्दों को सज़ा दिलवाना ऑर्डनरी कोर्ट से। जी थैंक यू आमिर। पहली बात तो यह है कि जब तक हम अपना जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसको फिक्स नहीं करेंगे, और इसकी बहुत अरसे से प्रॉब्लम्स इसमें चली आ रही हैं, तो हमें इधर फिर विली निली उस पर जाना पड़ता है, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स पे जिसको लोग कहते हैं। हालांकि मेरा व्यू डिफरेंट रहा है उस पर कि जो बैलेंसिंग है उसको करना चाहिए हमें। ह्यूमन राइट्स अगर जो किलर्स हैं उनके हैं तो जो सैकड़ों के हिसाब से और हज़ारों के हिसाब से दोज हु आर बीइंग किल्ड उनके भी कोई राइट्स हैं, तो उनका भी हमें कोई ख्याल करना चाहिए कि तो हम बाज़ का थोड़ा सा स्क्यूड सा एक व्यू लेते हैं जो कि मेरे ख्याल में व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू इज़ कि मुल्क होगा तो बाकी चीज़ें होंगी। तो जो हालात इस मुल्क में रहे हैं टेररिज्म के वो सबके सामने हैं, और अगरचे काफ़ी हमने 70-80% तक उसको कंट्रोल किया है, और बट आफ्टर लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस तो लेकिन काम मुकम्मल नहीं हुआ। अभी जो ऑपरेशन है रद्दुल फसाद वो भी जारी है, और सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमने नेशनल एक्शन प्लान में भी ये कहा था कि हम अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिवैम्प करेंगे, लेकिन उस तरफ कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। तो अगर हम इस तरह से मिलिट्री कोर्ट्स को भी स्टॉप कर दें और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिवैम्प भी ना करें तो मेरे ख्याल में ये तो फिर दोबारा सिचुएशन उतनी ख़राब हो जाएगी, बल्कि हो सकता है उससे भी बदतर हो जाए जिस हालात में से हम पहले गुजरे हैं। अच्छा, ये आपने बड़ी दिलचस्प बात कही और मेरे ख्याल में बहुत सारे पाकिस्तानी इस बात पे बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हैं कि हमारे यहाँ इंसानी हकूक़ की बात तंजीमें जो हैं वो कहते हैं ना क्रिमिनल राइट्स की तंजीमें बन गई हैं, टेररिस्ट राइट्स की तंजीमें बन गई हैं, और उसकी वजह से वो तमाम लोग जो हैं उनके राइट्स वायलेट होते हैं कि जो दहशतगर्दी का निशाना बने। तो खैर ये एक बिल्कुल अलग बहस है, लेकिन आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि आपने पुलिस के जो अहम जो हैं कहते हैं ना पोस्ट के ऊपर मुख्तलिफ सूबों में काम किया, मुख्तलिफ इलाकों में, क्या मुश्किलात दरपेश आती थी किसी बड़े मुजरिम को या मुलजिम को सज़ा दिलवाने में, कि हमारे जो फ्लॉज हैं जुडिशल सिस्टम के क्या हैं? जी देखें, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो टेरर में जिनका नाम है ज़्यादा, उनको आप प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकते, और अगर आप
कोई छोटा मोटा इधर उधर की बातें करके उसमें चलान आगे कर भी दें तो प्रोसिक्यूटर जो है वो भी घबरा जाता है, और इवन कोर्ट्स जो हैं उनके लिए भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं। अपार्ट फ्राम के जी वो प्रोटेक्शन ऑफ विटनेसेस का जो हम कहते रहते हैं वो भी हमने आज तक इफ़ेक्टिवली उसको इन प्लेस नहीं कर सके, और ना जजेस की प्रोटेक्शन का इशू रिज़ॉल्व हुआ है, ना पुलिस वालों की प्रोटेक्शन का इशू रिज़ॉल्व हुआ है, ना प्रोसिक्यूटर्स की प्रोटेक्शन का रिज़ॉल्व हुआ है। सो इन हालात में जो नॉर्मल कोर्ट्स हैं उनके लिए कन्विक्ट करना जो है वो आलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और उसकी इन फैक्टर्स के अलावा जो वजूहात हैं वो ये है कि कोई गवाही देने को तैयार नहीं होगा। तो या तो आप फिर ऐसी कोर्ट्स बना लें सिविलियन जो हैं कि जिनमें जो वॉल है बिटवीन द एक्यूज्ड एंड द जजेस, प्रोसिक्यूटर्स एंड विटनेसेस, वो इस तरह से हो कि दे आर नॉट विजिबल टू ईच अदर। लेकिन हमारे मुल्क में जिस तरह की सोसाइटी है आपको पता है कि वो नामुमकिन सी बात है। अगर वहाँ इनविजिबल हों भी तो लोग एक दूसरे को बता देंगे कि जी हाँ फलां था फलां था फलां था। तो हमारे लिए जो है ना बड़ी मुश्किलात हैं, और जब तक आप कन्विक्शंस नहीं करेंगे, आप देखें कि एक जनरल इशू ये रहा है इस डिबेट में इंटरनेशनली और आज भी है कि क्या जो डेथ पेनल्टी है वो डिटर करती है या नहीं करती। हमारे केस में आप ये देखें कि जब 2015 के शुरू में हमने ये डेथ पेनल्टी रिस्टोर की आफ्टर द टेरेबल इंसिडेंट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल जो है पेशावर वाला, तो उसके बाद मॉरेटोरियम उठाया, और तो मैक्सिमम जो डेथ पेनल्टीज़ हैंडेड डाउन हुई वो 2015 में थी। तो लेकिन आप फिगर्स को देखें कि इस मुल्क के जो मर्डर रेट है ओवरऑल वो 30% गिरा 2015 में एज कंपेयर टू 2014, और अनदर 10% इन 2016, और बाद में भी अभी तक जो डाउनवर्ड डिक्लाइन है, दो स्लाइटली कम हुआ लेकिन डिक्लाइन अभी तक जारी है। सो हमें अपने मेरे हाल में सिचुएशन हमें यकीनन अपने मारूफी हालात जो है उसको अच्छी तरह से देखते हुए फैसला करना चाहिए। और ये बात बिल्कुल आपने सही निशानदेही की कि जो डेथ पेनल्टी पे पाबंदी मोरेटोरियम लगाया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, उसने हमारे कानून में एक डायकोटमी, एक तजाद पैदा कर दिया था कि जहां आईनी तौर पर तो हम सजाए मौत दे सकते थे लेकिन उस पर अमल दरामद रुका हुआ था, तो उसका फ़ायदा जो हो रहा था वो दहशत गर्दों, जराइम पेशा अफराद को हो रहा था। तो वो हटा के मेरे ख्याल में हमारे जितने भी लॉ एनफोर्सर्स हैं और जो लीगल एक्सपर्ट्स उनका कहना था कि पाबंदी जो है बहुत ही मतलब है एक गलत है और उसने गलत सिन मुतय्यन कर दी है। जी सैडल साहब। हाँ बिल्कुल, जो आपने बात की, देखें स्टेट की ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो लोगों की प्रॉपर्टी है और उनकी लाइफ जो है उनको प्रोटेक्ट करे, और उसमें सबके लिए ये अक्रॉस द बोर्ड है। लेकिन अगर ज़्यादा प्रेशर हमारे ऊपर ये रहे कि जी हमने जो लाइफ है वो प्रोटेक्ट करनी है टेररिस्ट की और एट द एक्सपेंस ऑफ द, अब आप देखेंगे हमारे टेररिस्ट कितने मारे गए हैं, फ्यू थाउजेंड, लेकिन जो सिविलियन मारे जा चुके हैं उनके हाथों वो 80-90,000 के करीब हैं। तो दिस इज़ नो कंपैरिजन के 7,000 के करीब तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं मोस्टली, जिसमें पुलिस वाले हैं। तो हाँ, तो और आप इसकी इम्प्लीकेशंस देखें कि अगर सिक्योरिटी के लोग बहुत ज़्यादा जो हैं उनकी जानें जाएंगी तो नतीजा क्या होगा कि एक अनार्की फैलेगी। लोग जो हैं अपना काम करना नहीं चाहेंगे अपनी जगहों से। आपको यू में रिकॉल, आप उन हालात से वाकिफ़ हैं कि जब कराची में थानों को ताले लग गए हुए थे और छतों पे सिर्फ पहरा दिया जाता था एंड द पुलिस स्टेशन वर टोटली क्लोज टू द पब्लिक। तो बड़ा वहाँ पे शहीद किया गया पुलिस वालों को चुन चुन कर, जिन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लिया था उनको बड़ा चुन के शहीद किया गया। और
पहले तो सैकड़ों पुलिस वालों ने वैसे शहादतें उस ऑपरेशन में ली और बाद में उनको एक एक करके टारगेट किया गया और उस वक्त स्टेट जो है वो बिल्कुल उसने उनको अबंडन किया। और इस तरह की स्टेट के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस का फाइट करना है वो हैट्स ऑफ टू देम जो अब भी फाइट करते हैं। लेकिन अब हमने हमें कुछ सबक सीखने चाहिए फ्रॉम द पास्ट और इसको बैलेंस में हमें रखना चाहिए कि जी राइट्स अक्यूज जो हैं टेररिस्ट के क्या हैं, और क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं फॉर सिविलियंस ये बहुत एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप है इन एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी। नॉर्मली इसको कोई सपोर्ट नहीं देगा, लेकिन अगर सोसाइटी सिविलाइज्ड रहे ही ना और रोज़ उसमें सैकड़ों के हिसाब से किलिंग्स हों और कोई इधर बम ब्लास्ट हो रहा है और कोई उधर पुलिस के दफ्तरों पे हमले हो रहे हैं, फौज के GHQ पे हमले हो रहे हैं, तो मतलब उस आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं, इसलिए चलाए रखना। सर साहब ये फरमाइए, बहुत बात हो रही है बहुत बात हो रही है कि जी जो विटनेस प्रोटेक्शन प्लान होना चाहिए, कोई प्रोग्राम होना चाहिए, तो हमारे यहाँ तो उस पर भी कानून साजी की ज़रूरत है। सिंध में थोड़ी सी बात हुई उस पर, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। दूसरे ममालिक का क्या तजर्बा है इस मामले में, वो किस तरह से इस चीज़ को इंश्योर करते हैं, उसके क्या एलिमेंट्स होते हैं इस तरह के प्रोग्राम के? जी देखें, दो है ना आपके इस सवाल में दो चीज़ें। एक तो ये है कि जो विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम, हमारा जो असल प्रॉब्लम है ना इस मुल्क में वो है कि लॉज बनाना तो सबसे आसान काम है हमारे लिए, क्योंकि जो इवन लॉ मेकर्स हैं वो देखते भी नहीं हैं कि लॉ में क्या लिखा हुआ है, तो वो हाथ खड़ा कर देते हैं। द पॉइंट इज़ के लॉ को इम्प्लीमेंट करना जो है असल चैलेंज वो है। अब अगर फ़र्ज़ किया कि कोई भी आप नेशनल एक्शन प्लान को ले लें, नेशनल एक्शन प्लान के लिए उसकी जो बजट था हर एक पॉइंट के लिए और सेपरेटली 20 पॉइंट्स को देखना चाहिए था और फिर एग्रीगेटेड अमाउंट जो है वो जब तक आप वो अवेलेबल नहीं करेंगे तो उस प्लान को खाली कागज़ पे लिखने का क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा? यही मोर और लेस पोजीशन हमने इसके साथ की हुई है जो विटनेस प्रोटेक्शन है। अब बाहर की आप बात करते हैं तो वहाँ तो लोगों को अगेन वो सोसाइटीज़ भी डिफरेंट है, लेकिन वहाँ तो उनकी ID बदल दी जाती है, उनका नाम ही बदल दिया जाता है, उनके हुलिये बदल दिए जाते हैं। नो वन वुड एवर कम टू नो कि अच्छा ये वही बंदा है कि जिसने हमारे खिलाफ या फलां के खिलाफ जो है वो विटनेस बना था। तो द पॉइंट इज़ के उसके टेम्पलेट्स दुनिया में अवेलेबल हैं जो इफेक्टिवली जो काम कर रहे हैं, प्रोवाइडेड कि हम प्रिपेयर्ड हों कि हम वहाँ तक जाने को तैयार हों। पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब सरेल साहब, आपने हमारा साथ दिया आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, यकीनन जो कौमी अहमियत के मामलात हैं जैसे कि फ़ौजी अदालतें हैं, उनकी में तोसी का मामला, उसको एक तो मुतनाज़ा बनाने से गुरेज करना चाहिए। उस पर अगर बहस हो तो इन्फॉर्म बहस हो, लेकिन उसमें कोई इस किस्म का प्रोपेगेंडा या जो हम देखते हैं कि सोच समझ के मुतनाज़ा बनाया जाता है, उससे गुरेज करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आज के हालात में फ़ौजी अदालतों की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है कि अगर आप खला छोड़ देंगे, यानी कि आपका जो जुडिशल सिस्टम है वो अगर फ्लॉड है, उसमें कमज़ोरी है, तो और उसमें फ़ौजी अदालतें भी ना हो, तो यकीनन उसका फ़ायदा जो है वो दहशत गर्दों को ही होगा, आम जो पाकिस्तानी हैं उनको नहीं होगा, उनको नुकसान होगा। और जो उससे अहम बात है वो ये कि अगर इन अदालतों को दोबारा से फ़ौजी अदालतों को तोसी मिल जाती है तो उस मुद्दत में हमारी हुकूमत का और पार्लियामेंट की जो जिम्मेदारी है वो ये कि किसी तरह इस्लाहात करें, हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, अदालती निज़ाम है, उसको इस काबिल बनाएं कि वो दहशत गर्दों को खुद सजा दे सके। यकीनन क्योंकि फ़ौज को इस जिम्मेदारी उठाने का शौक़ नहीं होगा, ये तो एक वो काम कर रहे हैं, लेकिन इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए फिर उन इस्लाहात की ज़रूरत है कि जिसकी वजह जो इस बात में फिर यकीनी बनाए कि फिर हमें मुस्तक़बिल में फ़ौजी अदालतों की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके साथ ही आमिर ज़िया को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।